इलेक्शन अथॉरिटी ने जो स्केड्यूल दिया था उसके मुताबिक मई के आखिर तक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो जाना है। सब मेंबर्स ने कांग्रेस अध्यक्षा जी से यह अनुरोध किया कि यूनानिमसली कहा कि इसको थोड़ा सा आगे कर दिया जाए ताकि ये चुनाव की डेट संपन्न होने के बाद ही हमारा आंतरिक संगठन चुनाव चालू हो। कांग्रेस के अंदर चल रही हलचल के बीच पार्टी की वर्किंग कमेटी की वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें मई के आखिरी या फिर जून की शुरुआत में संगठन के चुनाव कराए जाना तय हुआ। लेकिन इसके साथ ही पार्टी की कमान गांधी परिवार के हाथों में रहने पर ही बहस शुरू हो गई, यानी राहुल गांधी एक बार फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं। नेहरू गांधी परिवार से अलग हटके कांग्रेस की कल्पना नहीं की जा सकती। उस परिवार का बड़ा त्याग और बलिदान कांग्रेस और इस देश के लिए है। कांग्रेस में यह बहस पहले से है कि पार्टी को युवा, फुल टाइम और एक्टिव अध्यक्ष चाहिए। दिल्ली में चल रही चर्चा का असर मध्य प्रदेश में देखा जाने लगा है। पीसीसी का जोर इस बात पर है कि संगठन और आने वाले नगरीय निकाय चुनावों में युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी। कुछ नौजवान चेहरों को हम सेकंड थर्ड लाइन को आगे लाना चाहते हैं ताकि उनके हाथों में कमान दें। और ये नगरीय निकाय चुनाव में भी इसीलिए हमने कमलनाथ जी ने घोषणा की कि मैं 70 से 80% नौजवानों को पार्षद और अध्यक्ष का टिकट दूंगा। आसार पूरे हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर युवा की ताजपोशी होगी। उसके बाद प्रदेशों में भी युवा लीडरशिप देखने को मिल सकती है। ये भी बड़ा दिलचस्प है कि इसका इंतजार जितना कांग्रेसियों को है उतना ही सत्ताधारी दल को भी है। कांग्रेस पार्टी में किस तरह के वंशवादी युवा सामने आते हैं आपके सबके सामने हैं। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो जिस बात की चिंता करता है कि जो कार्य क्षेत्र में कुशल होते हैं, जो अपने आप को संगठन के प्रति निष्ठ होकर काम कर पाते हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो भी लगातार पद्धति रही है उसको किसी ने स्वीकार अभी तक किया नहीं है। मध्य प्रदेश में भी हाल में ही जितने भी चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें केवल युवक कांग्रेस से लेकर एनएसयूआई सब में जो किसी के पुत्र हैं, किसी के वंशज हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाने का क्रम रहा है। विरोधी के नाते बीजेपी का अपने सबसे बड़े विरोधी दल की ताकत का आकलन करना स्वाभाविक है, लेकिन मौजूदा दौर में कांग्रेस में आगे क्या होने वाला है ये पक्के तौर पर कहना मुश्किल है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ा था। कुछ दिनों पहले खबरें आई कि उन्होंने फिर से पार्टी की कमान संभालने की तरफ इशारा किया है, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी का एक गुट फुल टाइम और एक्टिव अध्यक्ष की मांग भी करता रहा है, जिसमें कम से कम राहुल तो फिट नहीं बैठते। इसके अलावा पार्टी में गांधी परिवार से हटकर अध्यक्ष बनाने की मांग भी उठती रही है। ऐसे में कांग्रेस में आगे क्या होगा अंदाजा लगाना मुश्किल है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस में यूथ फर्स्ट आना बड़ा जरूरी है। चलिए यूथ को लेकर ही आगे बढ़ें आप और ताकत के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि जिस तरह के सवाल कांग्रेस के राष्ट्रीय संदर्भ में भी उठे हैं और मध्य प्रदेश की तरह जो राज्य हैं उनमें भी उठे हैं, वो बहुत ही कांग्रेस के लिए भी चिंता का विषय है और तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेसी नेता हैं, उनके लिए भी चिंता का विषय है और लोकतंत्र के लिए भी इस मायने में सोचनीय विषय है कि अगर विपक्ष की ये स्थिति रहेगी तो ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि यूथ आगे आए और एक ऐसी पार्टी में आगे आए जो इस समय संघर्ष की पार्टी है, चाहे केंद्र की हम बात करें या कुछ चुनिंदा राज्यों को छोड़ दें, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कुछ जगह जहां मिली जुली भूमिका कांग्रेस की है, महाराष्ट्र है, इन जगहों पर। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये यूथ अपने आदर्श की पार्टी अगर वो कांग्रेस को समझता है तो वो पूरी ताकत के साथ आगे आकर कांग्रेस के साथ खड़ा होगा और एक बड़े परिवर्तन की तरफ क्या वो बढ़ेगा। बड़े सवाल हैं। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार जो ग्वालियर से जुड़ रहे हैं, जो इस प्रोग्राम में
एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर की तरह रहेंगे। देव श्रीमाली जी हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। और हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता और प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया साहब, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और अवनीश बुंदेला जी, कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले देव श्रीमाली जी की तरफ मैं रुख कर रहा हूं। श्रीमाली जी, यूथ फर्स्ट का नारा कांग्रेस ने दिया है। हालांकि 3 राज्यों की अगर हम बात करें, शुरुआत सबसे पहले पंजाब से और फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वो राजस्थान की हम बात करें, छत्तीसगढ़ में तो अपेक्षाकृत दोनों राज्यों की तुलना में युवा भूपेश बघेल को युवा ना भी कहें तो एक मैच्योर्ड लीडरशिप तो कह सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये नारा कांग्रेस के आंतरिक द्वंद्व में ही उलझ कर रह जाता है? यूथ फर्स्ट की बात तो की जाती है, लेकिन क्या अब तो राहुल गांधी भी 50 के नज़दीक पहुंच चुके हैं, तो किसे माने, किस यूथ को आगे लाएगी कांग्रेस? जी। देखिए शरद जी, आप भी कांग्रेस विडंबनाओं की पार्टी बन के रह गई है जी। जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होते हैं तब उन्हें अध्यक्ष का चुनाव करना भारी पड़ जाता है। दूसरी विडंबना कांग्रेस के साथ ये है कि वो किस कदम चले, जिस कदम चलती है वहां उसके सामने एक नई विडंबना खड़ी हो जाती है। जैसा कि अभी कांग्रेस के नेता महोदय ने कहा कि कांग्रेस की कल्पना ही नहीं की जा सकती गांधी नेहरू परिवार के प्रति। एक विडंबना ये भी है कि और सच भी है, क्योंकि अगर इसके बाहर कल्पना करेंगे तो जितने नेता होंगे उतने अध्यक्ष पद के दावेदार होंगे और उतने ही उम्मीदवार होंगे। तो उन उम्मीदवारों को रोकने के लिए नेहरू गांधी परिवार की जरूरत है। और ये बात भी सही है कि कांग्रेस की जो नैया है उसी के ऊपर टिकी हुई है, नेहरू गांधी परिवार पे। अब दूसरी समस्या कि वो राहुल गांधी हैं, क्योंकि उसमें ले दे के राहुल गांधी है। राहुल गांधी की स्थिति ये है कि वो ना किसी को बनने देते हैं और ना खुद बनना चाहते हैं। तो विडंबना इतनी जबरदस्त है, जिस राष्ट्रीय पार्टी में 2019 की मतलब कब लोकसभा चुनाव हुए थे तब से पराजय के बाद से बिना कार्यकारी अध्यक्ष चुने हुए पार्टी चल रही है। और जब चुनाव किसी राज्य में आते हैं तब आप देखते हैं कि ये चर्चा शुरू होती है कि अब नहीं, अब कांग्रेस को अध्यक्ष मिलने वाला है, और वो चुनाव हार जाते हैं और उसके बाद भी अध्यक्ष नहीं मिलता है। तो मेरा मानना यही है कि यूथ फर्स्ट हो या प्रौढ़ फर्स्ट हो, लेकिन कम से कम वो फर्स्ट नंबर आ तो जाए। कब आएगा ये तो भगवान ही जानता है जी। और ये लीडरशिप का ही मादा होता है कि कठिन समय में वो अपनी पार्टी को न सिर्फ एकजुट रखता है, बल्कि उन सवालों के जवाब भी तलाशता है जो उसकी तथाकथित नाकामी के पीछे होते हैं, और उसके साथ फिर वो एक नई सिल्वर लाइन लेकर अपनी पार्टी की शुरुआत करता है। लेकिन यहाँ जो श्रीमाली जी कह रहे हैं, बड़ा सवाल वही है कि आखिर ये काम करेगा कौन। मैं कांग्रेस से तो जानना चाहूँगा ही जब हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल मैं राजपाल सिंह सिसोदिया जी का रुख कर रहा हूँ। उनकी पार्टी का मसला नहीं है, लेकिन बात तो हम हमेशा करते ही हैं। और अवनीश बुंदेला जी भी तैयारी कर रहे हैं, आपने देखा, वो भी जुड़ेंगे थोड़ी देर बाद। हमारे साथियों ने कुछ जल्दी की है, जैसे ही वो कनेक्ट होते हैं मैं उनकी तरफ चलूँगा। तब तक एक प्रतिक्रिया सिसोदिया जी की हम ले लेते हैं। जी सिसोदिया साहब बोलें। वैसे तो ये पूर्णतः कांग्रेस का आंतरिक मामला है, परंतु राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और राजीव गांधी जी, इन 3 नाम जो अध्यक्ष के रूप में आए और बने और इनका कार्यकाल रहा, ये बाय एक्सीडेंट रहा। आइडियोलॉजिकल अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है केडर बेस की, वहीं कांग्रेस की आइडियोलॉजी है लीडर बेस की। परंतु अब लीडर ही नहीं है कांग्रेस के पास, तो जिसका बेस जिसके ऊपर है वही बेस ही नहीं है, तो ये बेसलेस कांग्रेस हो गई है अब वास्तविक में। लीडर, इंदिरा गांधी तक तो बात समझ में आती थी, आयरन लेडी, वहां तक बात समझ में आती थी कि लीडर के रूप में इंदिरा गांधी को देश ने मान्यता दी थी। लीडर के रूप में नेहरू जी को भी मान्यता मिली थी, परंतु नेहरू जी और इंदिरा जी के बाद में बाय एक्सीडेंट जो है प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के बने, और सिर्फ नेहरू और गांधी परिवार के बने। इस वजह से जो लीडर थे कांग्रेस के, वास्तविक में जो नेचुरल लीडर थे जी, जिनके ऊपर कांग्रेस को बेस होना चाहिए था, वे लीडर जो है मुख्य धारा से बाहर होते चले गए, अपने आप को उपेक्षित महसूस करते चले गए,
वो क्षेत्र तक या राज्य तक सीमित हो गए, उनको नेशनल लेवल पे कोई स्थान नहीं मिला। और जब उन लोगों को स्थान नहीं मिला, उन लीडर्स को स्थान नहीं मिला, तो ये लीडर बेस कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन था, ये लीडर नहीं होने की वजह से बेसलेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया। चलिए, तो बुंदेला साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका और बहुत धन्यवाद भी करता हूं कि कम सूचना, अत्यल्प सूचना के बाद भी उन्होंने बड़ी माकूल व्यवस्था के साथ, इंतजामात के साथ वो रूबरू हैं हमसे। सर, आपने सुनी बात इसके पहले इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर जो हैं देव श्रीमाली जी की भी, कि कांग्रेस विडंबनाओं की पार्टी हो गई है। और सिसोदिया जी, आपके अभिन्न साथी और बड़े भाई बीजेपी के, वो ये कह रहे हैं कि लीडर ही नहीं है साहब, कहाँ से ढूंढ के लाएंगे लीडर आप। अब ये सब सुनना अच्छा नहीं लगता अवनीश जी, लेकिन कांग्रेस के लिए ये एक डू और डाई की बैटल का मंच तो है कि आप करके दिखाइए, आप जल्दी से पहले बड़े फैसले करिए विद इन दी पार्टी, जो डिसीजंस हैं, और उसके बाद सामने आइए और ये बताइए कि कांग्रेस न कहीं खो गई है, न कहीं भटक गई है। 135 साल पुरानी पार्टी है और इसे मालूम है कि किस रास्ते पर कब और कैसे और किस तरीके से चल रहा है। जी देखिए शरद जी, ये सबसे बड़ी बात, ये आज की तारीख में राजनीति का, खासकर भाजपा की राजनीति का बहुत आसान तरीका हो गया है कि कांग्रेस की लीडरशिप पर सवाल करना, कांग्रेस खत्म। क्योंकि हम देख रहे हैं 2013 से निरंतर हम सुन रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत, नेहरू जी का, गांधी जी का सपना, लेकिन क्या हुआ आप देखें। हम मान रहे हैं, हम इस चीज को स्वीकार करते हैं शरद जी कि जो नतीजे आना चाहिए थे 2019 के लोकसभा चुनाव में शायद वो नहीं है, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि उस बीच में पंजाब, राजस्थान और कई महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कई ऐसे राज्यों की सफलता भी छुपी है। ठीक है, हम गोवा में सरकार नहीं बना पाए, लेकिन हम सबसे बड़ी पार्टी, ऐसे कई राज्य हैं जिनमें हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे। और सबसे बड़ी बात क्या होता है शरद जी, कि जब सफलता मिलती है तो उस समय उस लीडर में हमको 100 अच्छाइयां दिखती हैं, और जब किसी तरह असफलता हो जाती तो उस लीडर में हमको बुराइयां दिखती हैं। यही हुआ जब हम देखें यूपीए 1 के बाद यूपीए 2 सरकार जब आई हमारी, तो उसमें कहा गया बकायदा कि साहब इसमें राहुल गांधी जी का युवा, उनका जोश भी है, उसमें माननीय मनमोहन सिंह जी का नेतृत्व भी है, सोनिया गांधी जी का नेतृत्व भी है। उसको आज सबने स्वीकार किया। क्या होता है शरद जी, देखिए देश की राजनीति एक अलग दिशा में चली गई है, और अभी राज्यपाल सिसोदिया जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। और मैं आज पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ कि साहब ये कांग्रेस का आंतरिक मामला, और हमारी पूरी, कहते ना, हमें पूरी आस्था है अपनी लीडरशिप में, चाहे वो लीडरशिप नेहरू परिवार से आए या निरंतर आती रहे, हमें उसमें कोई, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि यही वो परिवार है। राहुल जी तो मान गए हैं अब, बुंदेला जी, खबरें जो है कि राहुल जी तो मान चुके हैं अब। बिल्कुल, देखिए शरद जी, हमको, क्योंकि ये वो परिवार है जिसने देश की आजादी में अपना सहयोग किया, ये वो परिवार है कि जिसमें कि माननीय इंदिरा गांधी जी ने बकायदा छाती पर 56 गोलियां खाई, ये वो परिवार है। ये जो कह रहे हैं एक्सीडेंटल तरीके से अध्यक्ष बने राजीव गांधी, ये राजीव गांधी जी वही हैं कि जिनके मास्क के लथड़े उड़ गए, बकायदा आतंकवादी हमने शहीद हुए। तो आप ये नहीं कह सकते। ठीक है, राज्यपाल जी की एक बात से मैं सहमत हूँ, हमारा आंतरिक मामला, क्योंकि हमने कभी आपके नेतृत्व पर इस तरह से सवाल नहीं उठाए कि आपने आडवाणी जी को क्यों नहीं बनाया, आपने मोदी जी को क्यों बनाया, आपने मुरली मनोहर जोशी जी को क्यों। आज मध्य प्रदेश की बात करूं, हमने कभी नहीं पूछा कि उमा भारती जी के चेहरे पर आपने सरकार बनाई थी 2003 में, उसका उमा भारती जी को आपने वनवास क्यों भेज दिया। आज बेचारी उनके पास तो कहीं कोई जमीन ही नहीं है शरद जी, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। चलिए विषय पे लौटते हैं। चलिए मैं फिर देव श्रीमाली जी की तरफ चलता हूं, फिर आप दोनों की तरफ आऊंगा। श्रीमाली जी, यूथ फर्स्ट की बात कांग्रेस अभी से नहीं कर रही है। राहुल गांधी जब से केंद्रीय भूमिकाओं में रहे हैं कांग्रेस में, और आगे फिर वो महत्वपूर्ण दायित्व संभालने जा रहे हैं, ऐसा मानने वालों की कमी नहीं है। लेकिन ना, यूथ फर्स्ट और यूथ को मौका देने के बाद भी जैसे नतीजे आने थे वो नतीजे नहीं आए। उसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? और जिस तरह के कांग्रेस में 90 के दशक तक पॉलिटिकल मैनेजर्स होते थे जो गठबंधन की राजनीति में बड़ी अहम भूमिका सुरजीत साहब के साथ निभाते थे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो प्लेयर थे, या समाजवादी पार्टी के साथ निभाते थे, या एक बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन तैयार करने में वो भूमिका दिल्ली की राजनीति में निभाते थे, वो भी अब नज़र नहीं आते। यूथ फर्स्ट का नारा भी पूरी तरह मीनाक्षी नटराजन जी को मौका दिया गया, तमाम और युवाओं को मौका दिया गया।
लेकिन ऐसा लगता है कि गाड़ी मंजिल मकसूद तक ना पहुंचकर कहीं भटक जाती है, इसकी क्या वजह देखते हैं आप? जी देखो, मैं आपको बताऊं कि यूथ फर्स्ट का नारा सबसे पहले कब शुरू हुआ था? जब राजीव गांधी का पदार्पण हुआ था, आपको याद होगा। बिल्कुल। लेकिन उसके लिए पूरी की पूरी कार्य योजना बनाई गई थी। केवल टिकट देने भर से नहीं होता कि हम यूथ को आगे ले आएंगे, 80% को टिकट दे देंगे। जीतने की भी कार्य योजना होनी चाहिए। जीतने की कार्य योजना के लिए नीचे जमीन पर काम भी होना चाहिए। आपको शरद जी याद होगा, जब राजीव गांधी को राजनीति में पदार्पण हुआ तो उन्होंने बाकायदा युवा सेंटर खोले। युवा एक पूरा महासचिव उनको बनाया गया था जो सिर्फ यूथ का काम देखते थे, और पूरे देश में यूथ कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे। जो नेहरू युवा केंद्र आज स्वरूप में है, वो कांग्रेस का एक अंग था, और उसके जरिए पूरे देश में युवाओं को जोड़ने के लिए, उनको खोजने के लिए और उन्हें तैयार करने के लिए राजीव गांधी के समय प्रयास हुआ था। अभी जो यूथ फर्स्ट का नारा चाहे राहुल गांधी के समय पहले दिया गया हो, यह सिर्फ नारा था। इस नारे को फलीभूत करने के लिए कोई जमीन तैयार की गई हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया हो, कोई सामाजिक इंजीनियरिंग की गई हो, नहीं की गई। भाई आपको 300 टिकट बांटना है, उसमें से 100 यूथ को टिकट दे दिया, उससे आपकी जीत नहीं होगी। वो 100 यूथ निकल के कैसे आए इस बात पर डिपेंड करेगा। वो काम नहीं हुआ, इसलिए इनकी रणनीति फेल हो जाती है। जहां तक जैसा कि वो जो बात हो रही है कि भाई राहुल गांधी जी ने तैयार हो गए हैं, भाई पहले किसने मना किया था? आपकी पार्टी है, आपकी पार्टी के लोग आपको स्वीकार करते हैं, बीजेपी उसे आंतरिक मामला कहती है, और फिर आप जो है ना छोड़ के तो चले गए थे। बिल्कुल सही बात है, ये बड़ा सवाल है। जब तक कोई फुल टाइम अध्यक्ष नहीं होगा, जब तक कोई मन से अध्यक्ष नहीं होगा, फुल टाइम भी आप दिन भर दुकान पर बैठे रहो, अगर ग्राहक आए और आप वापस कर दो तो वो दुकानदार होने से कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे ही कोई समाज सेवी बैठा रहे, लेकिन अगर गिलास उठा के भी किसी को देने को तैयार नहीं है, उसका मन नहीं है, तो कोई बात नहीं। बात सेवर सिर्फ फुल टाइम की नहीं है, आप 2 घंटे भी दो, लेकिन पूरे मन से दो। तो जो आपने सवाल उठाए ना कि जो कोएलिशन की पार्टियों से होते थे, ये सारी बातें हैं, ये हर जगह लागू होती हैं। जब आप 24 घंटे बैठोगे तो आपका कम्युनिकेशन होगा। अब डॉक्टर के पास कोई मरीज जाए और उसको यही पता ना हो कि डॉक्टर बैठा होगा या ताला लगा होगा, तो उसकी दुकान तो बंद होना तय ही है ना। बुंदेला साहब, यही बड़ा सवाल है कि अगर आज राहुल गांधी जी की जगह गुलाम नबी आज़ाद होते या कपिल सिब्बल होते और वो ऐसी हाँ ना में उलझते, तो क्या उनके लिए पार्टी इतना इंतज़ार करती? ये बात बिल्कुल आपकी इत्तेफाक हम करते हैं कि नेहरू गांधी परिवार की छत्र छाया में ही कांग्रेस कंफर्टेबल महसूस करती है। ये मनोवैज्ञानिक असर भी है, और वो ऐसा मानने वालों की भी कमी नहीं है कि ऐसा होने से पार्टी में जो लीडरशिप की एक होड़ चलती है, वो भी उस पर भी विराम लगता है, जो भी वजह हो इसके पीछे। लेकिन आखिर पहले तो अनिश्चितता चैरिटी बिगिंस एट होम की तरह ऊपर से उसका निष्कर्ष हमें मिले, ये समझ में आए कि साहब वहाँ अब शांति है, वहाँ एक रूपता है, एकजुटता है। जी देखिए, राहुल गांधी जी ने एक अच्छे अध्यक्ष और अच्छे नेता की तरह जब 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई तो उन्होंने बकायदा जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। और मुझे लगता है ये तो एक बहुत अच्छी खेल भावना है। हमने देखा अगर कोई विश्व कप में कोई कप्तान नहीं जिता पाता अपनी टीम को, तो वो कई बार वो खुद अपनी कप्तानी छोड़ने की पेशकश करता है। सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े खिलाड़ी ने, लेकिन आपकी तो पूरी टीम ही ये कहती है कि कैप्टन चाहिए तो राहुल गांधी चाहिए, नहीं तो किसी और कैप्टन के अंडर में खेलेंगे नहीं। ये अपने नेता में आस्था है। और अभी मैं सबसे बड़ी अभी सुन रहा था, युवाओं को मौका सदैव राहुल गांधी जी ने दिया है और कांग्रेस पार्टी ने दिया है। आप कमलनाथ जी की कैबिनेट देखे, शायद आजाद भारत के इतिहास की अब तक की शायद सबसे युवा कैबिनेट रही। ये अलग विषय है कि हम 15 महीने में हमारी सरकार चली गई, संभाल ही नहीं पाए। मध्य प्रदेश के युवा कहाँ है, कहाँ गए आपके मध्य प्रदेश के युवा? आपको छोड़ के चले गए, आपके नेतृत्व में अविश्वास कर दिया। मैं समझता हूँ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी युवा ही थे, उनने क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ के चले गए? आपको बात पूरी कांग्रेस को छोड़ के जाने की परंपरा सारे युवा मौका रहेगा, पूरा मौका है आपका। दल कौन से मध्य प्रदेश के युवा नेतृत्व की बात कर रहे हैं आप? कमलनाथ कांग्रेस का जो है ताबूत में आखिरी सर, हम सुन नहीं पाएंगे आप दोनों को। सिसोदिया जी, मेरा आग्रह है, आप बहुत संजीदा नेता हैं। जी जी
बोलिए देखिए बोलिए शरद बोलिए। जी, हाँ। कांग्रेस पार्टी ने सदैव युवाओं को मौका देने के बाद उनकी लीडरशिप भी डेवलप की। भाजपा की तरह नहीं कि आपने एक बार संगठन में पद दे दिया, उसके बाद कहाँ है कौन है, पूर्व अध्यक्ष बन के वो घूमते रहते हैं। आप देखिए हमारे चाहे जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी, आप प्रियव्रत सिंह ले लें, आप मुकेश नायक ले लें, आप चाहे गोविंद राजपूत ले लें, कई आपको उदाहरण मिलेंगे जो यूथ कांग्रेस से छात्र राजनीति से निकल के आए। ताजा उदाहरण विपिन वानखेड़े भी है। उसके बाद बकायदा पार्टी ने उनको लोकसभा विधानसभा पहुंचाकर बकायदा एक बड़ा राजनेता बना। लेकिन भाजपा में आपको उदाहरण देखने नहीं मिलेंगे। चलिए इसका जवाब लेता हूं मैं, सिसोदिया जी। कांग्रेस में पूर्व होते ही नहीं है, इसलिए नहीं होते कि वो हटते ही नहीं है। जो जिस पद पे जिस क्षेत्र में एक बार बैठ जाता है वो बाद वाले को किसी को आने ही नहीं देता है। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो गांधी परिवार के आएंगे, मध्य प्रदेश में नेता तो कमलनाथ जी के बाद में छिंदवाड़ा में सांसद बनेंगे तो नकुलनाथ जी, राघोगढ़ से विधायक दिग्विजय सिंह जी की जगह फिर बाद में कोई विधायक बनेंगे तो उनके भाई भी नहीं बन सकते हैं, उनका बेटा ही बनेगा जयवर्धन सिंह। लक्ष्मण सिंह जी भी नहीं बन सकते हैं। ये पूरी तरह से जो कांग्रेस पूर्व कैसे होंगे जब आप सीट ही नहीं छोड़ोगे, वहां से हटोगे ही नहीं, आप किसी को आने ही नहीं दोगे, तो कहां से पूर्व बनोगे, कहां से युवा आएंगे, कहां से नया नेतृत्व आएगा जब आप अपने स्थान से ही नहीं हटोगे, छोड़ोगे ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है, यहाँ सभी कार्यकर्ताओं को काम मिलता है, हर काम के लिए यहाँ कार्यकर्ता है, हर कार्यकर्ता के लिए यहाँ काम है। इस वजह से हमारे यहाँ पूर्व भी है वर्तमान भी है। अब कांग्रेस में किताबी बातें नहीं है भैया। आप राघोगढ़ के विधायकों की सूची उठा के देख लो, राघोगढ़ के विधायकों की सूची उठा के देख लो, छिंदवाड़ा के सांसद की सूची उठा के देख लो। छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी के अलावा कोई सांसद नहीं बना। जब उनके बाद में बनने की बारी आई तो उन्होंने अपने बेटे को बनाया। कंक्लूड करूंगा मैं। राघोगढ़ में दिग्विजय सिंह जी जब हटे तो उन्होंने अपने बेटे की ताजपोशी करी। तो ये कहाँ है लीडर बेस्ड पार्टी आपकी? ये तो परिवार पे आधारित एक राजनीतिक दल हो गया जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिवार के लोग राज करेंगे और जो परिवार के बाहर का होगा वो उनके तल में चाटेगा। चलिए मैं श्रीमाली जी की तरफ रुख करूंगा। भाई ये करना है कांग्रेस में। कार्यकर्ता वहां जो है वो जो है नेता के झंडे उठाएगा, नेता वो उसको जो है बड़े नेता के घर में जन्म लेना। श्रीमाली जी मुझे कम वक्त है मेरे पास, मुझे बताइए कांग्रेस के लिए इस वक्त बेहतर रणनीति क्या हो सकती है? हालांकि ये कांग्रेस के रणनीतिकार तो इस पर सोच ही रहे हैं, लेकिन बाहर बैठे हुए चौथे स्तंभ के एक बहुत ही अनुभवी प्रतिनिधि होने के नाते मुझे बताइए कि कांग्रेस के लिए इस समय बेहतर क्या हो सकता है? और हो सकता है कांग्रेस भी वही सोच रही हो, लेकिन वो बेहतर है क्या? जी सर, कांग्रेस के लिए बेहतर रणनीति यह है कि कांग्रेस ईमानदारी से रणनीति बनाना शुरू कर दे। बस यही एक रणनीति की जरूरत है। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाना है, नहीं बनाना है, बना दें। अगर नहीं बनाना है तो किसी दूसरे को बना दें। जैसा कि उन्होंने कहा कि भाई टीम हारने के बाद अध्यक्ष कैप्टन इस्तीफा देता है नैतिकता के नाते, बिल्कुल देता है पार्टी। लेकिन जब सारे देश या टीम उससे कहती है अपना वापस ले लो, वापस भी ले लेता है। अगर नहीं लेता तो बीसीसीआई दूसरा कैप्टन चुन देती है। या तो 2019 से लेकर 2021 आ गया, कोई दूसरा ही नहीं आ पाया। और कांग्रेस में दूसरा अध्यक्ष चलेगा नहीं, चलेगा तो और भी ज़्यादा बुरी हालत में जाएगा। तो राहुल गांधी को अध्यक्ष स्वीकार कर लेना चाहिए और राहुल गांधी को भी चाहिए कि कुछ समय जो है ना पार्टी को भी दे दें और पूरा समय ही दे दें, ताकि लोगों से मिलें जुलें, बात करें तो सारी चीजें ठीक हो जाएं। क्योंकि अब देश को एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है और वो इसीलिए देश भी उनकी तरफ देख रहा है। भले ही सरकार में ना हो, लेकिन कम से कम विपक्ष के लिए चाहिए कि एक आदमी ताकतवर विपक्ष हो। ताकतवर विपक्ष के लिए निश्चित तौर पर एक ताकतवर और फुल टाइम नेता की जरूरत है। बहुत बिल्कुल आपने सही कहा श्रीमाली जी। और गाइडलाइन यही है, बॉटम लाइन यही है कि भले ही किसी नेता के लिए या किसी नेता की तरफ से ये बात सामने आती है कि सबसे बेस्ट निर्णय यही है कि निर्णय ना लिया जाए, ऐसा राजनीति में कहा जाता है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये बिल्कुल सही बात है कि आपको निर्णय लेना ही पड़ेगा। और इस अनिर्णय के चलते कि राहुल गांधी मान नहीं रहे हैं, मानेंगे या उनकी तरफ से क्लियर हिंट आए तो आगे बढ़ें, इसमें आपके 1-1.5 साल से ज़्यादा का वक्त आपका ज़ाया हो चुका है और इसने
आपको कई मुश्किलों की तरफ भी धकेला है, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। अगर मध्य प्रदेश के बारे में मजबूत रणनीति तैयार करने वाले 3-4 अहमद पटेल दिल्ली में होते और उनके साथ एक मजबूत राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का होता, तो शायद मध्य प्रदेश में जो घटनाक्रम घटा वो या तो इतनी आसानी से नहीं घट सकता था और या फिर आपकी सरकार भी बच सकती थी। तो ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि गंगोत्री से जब तक शुद्ध गंगा नहीं होगी वहाँ, और वहाँ से वो शुद्ध गंगा जब मैदान में उतरेगी तो वहाँ भी उसके लिए व्यवस्थाएं उसके शुद्धिकरण के लिए पर्याप्त होंगी, तब जाकर गंगा का एक निर्मल प्रवाह या कांग्रेस का एक निर्मल प्रवाह हम देख पाएंगे। हाँ ना में अगर कांग्रेस उलझती रहेगी वरिष्ठ पीढ़ी में और उसके बाद की पीढ़ी में अगर कांग्रेस उलझती रहेगी तो कांग्रेस का हर्ष यही होगा। और कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती ये भी है कि देश भी उसको खारिज ना करते हुए उसकी इस वर्तमान दशा को देखकर ये ज़रूर सोच रहा है कि किसी पार्टी में और इतनी पुरानी और बड़ी पार्टी में क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो इस तरह के द्वंद्व से भी गुजर सकती है। निकलना होगा कांग्रेस को द्वंद्व से और मजबूती के साथ सामने आना होगा। बुंदेला जी जैसे युवा चेहरों पर दांव लगाना होगा उसको और बताना होगा कि हम 135 साल पुरानी पार्टी ज़रूर हैं, लेकिन युवाओं में दांव लगाने पर हम सबसे आगे हैं। हो सकता है कांग्रेस ऐसा सोच रही हो। शुभकामनाएं उसको। बहुत धन्यवाद आपको श्रीमाली जी, धन्यवाद बुंदेला साहब और धन्यवाद सिसोदिया जी। आपको बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।